नमस्कार। चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज कुछ विषय है जिस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी बातें हो रही हैं। हालांकि ये विषय, जैसा मैं कल भी कह रहा था, बहुत दिनों से डोमेन में बना हुआ है, इसकी बातें हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा विषय है, जिसकी लगभग समझिए कि लगभग ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन इसकी बात नहीं हो रही हो। अलग अलग मंचों से, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग विषयों के साथ जोड़कर इसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में थे। उसके बाद देवी जो एक जयंती समारोह चल रहा है, देवी अहिल्याबाई होलकर 300वीं जयंती समारोह में शामिल होने भोपाल पहुंचे। और यहाँ पर जो ये पूरा सम्मेलन था, ये नारी सशक्तिकरण की थीम पर था। ये नारी सशक्तिकरण महासम्मेलन था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और पहुंचने के बाद उन्होंने देवी अहिल्याबाई के बारे में बहुत सारी बातें कही, उनके विजन्स बताएं, उनके विचार बताए, उनका जो एक सिद्धांत हुआ करता था उसे बताया, उनकी जो एक बड़ी सोच थी उसके बारे में बातें की। और उसके बाद फिर उन्होंने बात की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और ये कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो उसने एक तरीके से नारी सशक्तिकरण तो मत कहिए, लेकिन एक नारी को जो समझा जा रहा था कि वो अबला है, या फिर ये समझिए आतंकवादियों ने ये जो समझने की कोशिश की थी कि पतियों को सामने ही मार दिया जाए और पत्नियों का सुहाग सिंदूर उजाड़ दिया जाए, तो उसे एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया। जो पूरी थीम थी इस पर आधारित थी, और वो थीम थी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब सिंदूर का वो बदला लेना। और आज इसी विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो सिंदूर है अब वह शौर्य का प्रतीक बन गया है। और शौर्य का प्रतीक जब बन गया है तो उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने नारी शक्ति को चुनौती देने का प्रयास किया था, और इसका बदला लिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। बहुत सी इस समय बातें कही उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये भी बताया कि सिंदूर जो है वो किस प्रकार से एक संस्कृति का, सभ्यता का अभिन्न अंग है। उन्होंने हनुमान जी की भी बात कही कि उन्होंने भी सिंदूर धारण किया था। तो एक प्रकार से बताया कि जो सिंदूर अब है वो शौर्य, विश्वास का प्रतीक बन गया है। और साथ ही साथ उन्होंने चुनौती भी दी उन आतंकवादियों को, और ये भी कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो ऐसे तत्वों को, ऐसे विघटनकारी तत्वों को, ऐसे लोगों को जिनका कि एकमात्र मकसद आतंकवाद फैलाना है, वैमनस्यता फैलाना है, सामाजिक जो वातावरण है उसमें उथल पुथल लाने का प्रयास करना है, या फिर ऐसे जो लोग हैं जो कि मजहब के बीच दीवार खड़ी करने चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो दो लोगों को, दो समुदायों को, दो धर्मों को लड़ाने की मंशा रखते हैं, तो उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ऐसे लोगों के मददगारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, उन्हें खोज कर उन्हें इसका दंड दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा समारोह था, मैंने जैसा कहा, नारी सशक्तिकरण पर आधारित था, नारी सशक्तिकरण सम्मेलन था, महासम्मेलन था। और इस दौरान ये सारी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये एक प्रकार की जो बात कही जा रही थी प्रॉक्सी वार की, प्रॉक्सी वार को लेकर प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं और ये बता चुके हैं कि आतंकवादियों को लेकर या फिर ऐसे तत्वों को लेकर पाकिस्तान के प्रॉक्सी वार की थ्योरी जो है वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि इसे ऐसी घटनाओं को, पहले भी ये कहा गया था कि ऐसी घटनाओं को अब सीधा युद्ध माना जाएगा और इसे युद्ध मानते हुए ही कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद ये कहा गया था, इसके बाद हुए किसी आतंकवादी हमले को सीधा सीधा युद्ध माना जाएगा और युद्ध समझकर ही आगे की कार्रवाई, रणनीति निर्धारित की जाएगी। तो ये सब कुछ था जो बातें थीं। और इसके साथ ही साथ बहुत सी योजनाओं का प्रधानमंत्री ने वहाँ से लोकार्पण भी किया। मेट्रो ट्रेन का भी उन्होंने लोकार्पण किया, ये पहली मेट्रो ट्रेन थी। तो अब इस मंच से, इस माध्यम से प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही, जितनी बातें बताई, या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो भी बातें कही, उसका सार यही था। और कुल मिलाकर वो जो कह रहे थे कि इस दिशा में या फिर इस तरीके का कुकृत्य करने का
कोई हिम्मत भी ना करे कृत्य करने की कि वो इस प्रकार से हमला कर सकता है, या फिर एक समझ से समझिए कि इस प्रकार से घुसकर जो जिसे कहते हैं कि एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, या फिर एक बड़ी रणनीति को अंजाम देने के लिए अगर इस प्रकार की कोई हरकत की जाती है, इस प्रकार के हमले होते हैं, तो उसके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, यह भारत ने दिखाया है। और ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारत के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है, ये भी बताया है। जो ठिकाने ध्वस्त किए गए, सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए और उनसे संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई की गई। तो ये कहा कि भारत के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक कार्रवाई थी, और कहिए कि सेना ने वो सब कुछ कर दिखाया। तो ये पहला विषय था। इसके बाद एक और विषय आता है जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो पहुँचे थे, सिंगापुर पहुँचे थे, और वहाँ पर भी चर्चा हो रही थी। जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अनिल चौधरी हैं, वो सिंगापुर पहुँचे हुए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम में, एक वार्ता के दौरान कुछ बातें कहीं, और मुख्य रूप से उनसे बहुत सी बातें तो पूछी गई, लेकिन मुख्य रूप से यह भी पूछा गया CDS से कि क्या पाकिस्तान के द्वारा भारत का फाइटर जेट गिराया गया, क्या ऐसे 6 फाइटर जेट थे जिन्हें कि गिराया गया, जिसकी बातें हो रही हैं। इससे CDS ने, इससे अनिल चौहान ने स्पष्ट इनकार किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इसकी चर्चा लगातार हो रही थी। हालांकि ये जब उस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय भी ये पूछा गया था, सेना के ही अफसर थे, तो वो थे एयर मार्शल भारती, उनसे ये बात पूछी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि अभी हम एक प्रकार से युद्ध की स्थिति में हैं, और ऐसे में इस प्रकार के उत्तर देना, इस प्रकार के सवालों का जवाब देना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो प्रश्न किया गया था CDS से, क्योंकि आप समझिए इस विषय में सबसे जो ऑथेंटिक बयान होगा, या फिर जिसे कहिए सबसे विश्वसनीय या आधिकारिक बयान होगा, वो इन्हीं का माना जाएगा, क्योंकि ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, मतलब सेना के प्रमुख हैं। जो तीनों सेनाएं हैं उसको मिलाकर वो प्रमुख हैं उनके, और उनका बयान महत्वपूर्ण होता है। इस बीच बहुत हम देख रहे थे, कुल पॉलिटिकल भी कुछ बयान आ रहे थे, कुछ और भी ऐसे राजनीति से जुड़े हुए लोग थे जिनके बयान आ रहे थे। फिर ऐसे में CDS का ऐसा बयान आना, CDS अनिल चौधरी का ऐसा बयान आना, वो कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट करता है कि जो विमान गिराए जाने की, फाइटर जेट गिराए जाने की जो बातें हो रही थी वो बेबुनियाद हैं, और इसे उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। और उन्होंने ये भी कुछ बातें कहीं, जब विमान की जब बात हो रही थी उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ाया और कहा कि गिनती बहुत मायने नहीं रखती है, मायने यह बात रखती है कि हमने कितना कुछ सीखा है, और हमने जो भी सीखा है उससे सुधार कैसे किया है, अपनी क्षमताओं में, अपनी दक्षताओं में हमने कितना सुधार किया है, उसे कितना अपग्रेड किया है, यह बात बड़ी होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे अभियान के दौरान, इस पूरे संघर्ष के दौरान कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कोई नौबत नहीं आई। जो बार बार कही जा रही थी बातें कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही थी, या फिर जैसा अमेरिका ने भी कहा था, एक प्रकार से जो मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं कि उसने चिंता जताई थी कि दोनों जो देश हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न हैं। तो ऐसे में क्या यह जो एक प्रकार से शुरू हुआ संघर्ष है, या फिर युद्ध की स्थिति में अगर दो देश हैं, तो ये क्या स्थिति परमाणु युद्ध तक जा सकती है, एक दूसरे पर परमाणु हमले तक जा सकती है। लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो ये बता रहे हैं कि इस दौरान, इस संघर्ष के दौरान परमाणु हथियार के इस्तेमाल की कोई स्थिति नहीं बनी थी। इसका मतलब है कि युद्ध, या फिर युद्ध तो मत कहिए, वो जो संघर्ष की स्थिति थी, वो युद्ध के हालात थे, वो उस स्तर पर नहीं पहुंचे थे कि वहां पर इसकी कोई नौबत आए। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात CDS अनिल चौहान ने कही है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते, जो आप समझिएगा इसका अर्थ क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते बनाने का वो पूरा दौर जो था वो अब समाप्त हो चुका है। मतलब लगातार कोशिश की जाती थी पाकिस्तान से जो बेहतर रिश्ते बने, रिश्तों में सुधार हो, जो खटास है वो दूर हो।
अलग अलग प्रकार से प्रयास हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय पर प्रयास किया, जितनी सरकारें रहीं, उसके बाद मनमोहन सरकार रही, उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। मोदी सरकार आई, उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। जब वो वहाँ पहुँचे और किसी समारोह में शामिल हुए, जब अटल बिहारी वाजपेयी पूरे डेलीगेशन के साथ पहुँचे बाघा बॉर्डर तक, या फिर वहाँ तक जहाँ पर कि एक बस यात्रा शुरू होनी थी, तो कुल मिलाकर भारत ने समय समय पर ये कोशिश की थी, भारतीय राजनीति के ने या फिर भारतीय नेतृत्व ने ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरें, रिश्ते अच्छे हों, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं धोखा ही मिला। जब अटल बिहारी वाजपेयी डेलीगेशन के साथ वहाँ तक थे, उसके तुरंत बाद हमला होता है। वैसी ही बात होती है जब मोदी जाते हैं, उसके बाद एक ऐसी स्थिति बनती है। तो कुल मिलाकर कभी भी पाकिस्तान ने इस भारत की पहल पर अपना सार्थक समर्थन नहीं दिया, और इसीलिए सीडीएस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते का जो दौर था, अब वो समाप्त हो चुका है। कि उससे रिश्ते कैसे रखे जाएं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उन्होंने याद भी दिलाया कि पीएम मोदी ने अपने शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में, जो तत्कालीन पीएम थे, प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ, उन्हें भी आमंत्रित किया था। कुल मिलाकर यही सब कुछ तो है जो एक संकेत देता है कि किस तरीके से भारत ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। तो ये सब कुछ अगर कहा जाए तो ये संयोग, या फिर कहा नहीं जा सकता कि एक कोइंसिडेंट है कि जब जब रिश्ते सुधारने की भारत ने कोशिश की है, जब जब ऐसी बड़ी पहल भारत के नेतृत्व की तरफ से की गई है, तब तब पाकिस्तान की ओर से उसकी जो परिणति दिखी है पाकिस्तान की ओर से, वो सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात के रूप में दिखी है। कहीं ना कहीं ऐसे वातावरण के बीच अब रिश्ते सुधारने का वो जो दौर था, उसकी ही शायद बात की जा रही है। अगली खबर लेते हैं। जो अगली खबर है वो जय हिंद सभा से जुड़ी हुई है। जय हिंद सभा मतलब कांग्रेस पार्टी ने सभा का आयोजन किया है, और ये जबलपुर में आयोजित की गई थी। और जबलपुर में जब इसका आयोजन हुआ, तब आप समझिए समानांतर चल रही हैं दो सभाएं, या दो कार्यक्रम, दो बड़े कार्यक्रम समानांतर चल रहे हैं। एक भोपाल में कार्यक्रम चल रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां नारी सशक्तिकरण महासम्मेलन चल रहा है, और दूसरी ओर एक कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन चल रहा है जबलपुर में। इसमें जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि दिग्गज नेता पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ये विषय चर्चा में इसलिए आता है, बात इसलिए कर रहा हूँ, ये बातें इसलिए हो रही हैं, बताई जा रही हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कांग्रेस के कद्दावर नेता, वो मंच पर नहीं बैठे। उन्होंने मंच से अपनी दूरी बनाए रखी और वो सीधे जाकर सामने आम जनों के बीच बैठ गए। अब ऐसा जब हुआ, तब कहिए कि हड़कंप जैसी स्थिति थी। जो बड़े नेता थे वो उन्हें मनाने पहुंच गए, उनका अनुनय विनय करने लगे, उनसे कहा कि मंच पर स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान है आपका। लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ, और जो दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी राजा, वो मंच पर नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसके पीछे एक कारण, बड़ी वजह थी, एक बड़ा कारण था, क्योंकि इसके पहले जब ग्वालियर में यही जब एक सभा हुई थी, एक कार्यक्रम था, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री को मंच पर स्थान नहीं मिला था। स्थान वहां पर आरक्षित होने के बावजूद मंच पर उन्हें स्थान नहीं मिला था। हो सकता है अव्यवस्था इसके पीछे कारण हो, निश्चित रूप से, लेकिन उन्हें मंच पर स्थान नहीं मिला था। तब उन्होंने इस बात का, कहिए कि बिल्कुल दृढ़ता के साथ ऐलान किया था और एक घोषणा जैसी की थी, सार्वजनिक रूप से बात उन्होंने कही थी कि अब वो किसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान नहीं होंगे। मतलब वो अब मंच से दूरी बनाकर रखेंगे। शायद उनकी बड़ी नाराजगी थी, उनका गुस्सा था उस स्थिति को लेकर, उस घटना को लेकर। निसंदेह ये माना जा रहा है कि उसके बाद से ही दिग्विजय सिंह ने, दिग्गी राजा ने, अगले ही कार्यक्रम में, जो मैं बता रहा हूं, इस कार्यक्रम में मंच से दूरी बनाई और वो मंच पर नहीं बैठे। हालांकि मैं जैसा कह रहा हूं, काफ़ी अनुनय विनय हुआ, मनाने पहुंचे लोग, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन भी किया, पैर भी छुए कि
कि आप चलिए, लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद संबोधन तो था, उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में जिसका कोई योगदान नहीं है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का, ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था, ब्रिटिश सत्ता का, वह लोग कह रहे हैं कि भारतीय सेना मोदी के चरणों में समर्पित है। आप एक बयान सुने होंगे, ये एक बयान आता है और ये बयान भाजपा के ही एक बड़े नेता का है जिन्होंने बयान दिया था। एक बयान शाह का भी आता है जो मध्य प्रदेश के ही नेता हैं, और उन्होंने क्या कहा था ये भी पता है, ये पूरा विषय कोर्ट में है। उन्होंने एक प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर जो कि नारी शक्ति को समर्पित है, तो उनके उस बयान में या फिर कहिए उद्बोधन में या फिर वो जो मंच से कह रहे थे उसमें नारी शक्ति का ही एक तरीके से अपमान किया गया था, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य का बखान किया था। और एक तरीके से रोज जो ब्रीफिंग होती थी, जो प्रेस ब्रीफ होते थे, ब्रीफिंग होती थी, वो लोगों तक पहुंचाया करती थी। तो उसके बाद से ही, हालांकि ये मामला पूरा अभी कोर्ट के अधीन है, न्यायालय के अधीन है और न्यायालय इस पर फैसला करेगा। तो ये कुछ विषय थे। एक और विषय है जिस पर कि मैं चर्चा करूंगा, और ये विषय आता है सीधे रूप से एक पॉइंट में खाली देख लो, जो डीएमएफ कोयला घोटाला है, जिसके लेकर काफ़ी चर्चा रही है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश पर भी। आप समझिए कि इस पर चर्चा होती रही है, और चर्चा इस रूप में भी होती रही है कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी इसके लपेटे में आए थे, मतलब उन पर भी एक तरीके से गाज गिरी थी और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद आप समझिएगा कि जो कौन कौन गिरफ्तार हुए थे। पहले मैं बता दूं कि जो रानू साहू हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो निलंबित आईएएस हैं। रानू साहू, समीर बिश्नोई हैं, वो भी निलंबित आईएएस हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। जो उप सचिव थी मुख्यमंत्री की, सौम्या चौरसिया, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, और साथ ही साथ और भी कुछ लोग थे। मतलब कुल 8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और ये जो बताया जा रहा है कि सौम्या चौरसिया 2022 से, सितंबर 2022 से जेल में थी, और साथ ही साथ रानू साहू निलंबित आईएएस, वो जुलाई 2023 से जेल में अवरुद्ध थी। और उनके लगातार कई याचिकाएं भी लगी थी, लेकिन उन पर सुनवाई के बाद कई बार उनकी जो जमानत की याचिका थी वो खारिज होती रही। लेकिन इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक, समझिए कि सशर्त और कड़ी शर्तें लगती है, उसके साथ आरोपियों को जमानत दे दी है। अब जमानत दी है, उसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि ये सारे जो लोग हैं जिन पर आरोप लगे थे, ये इस पूरी कार्रवाई को प्रभावित ना कर पाएं, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पर कोई असर ना डाल पाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इसलिए इन्हें राज्य से बाहर रहने के लिए कहा गया है। मतलब ये छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे, और बाहर रहने के साथ ही साथ उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अपना वो पता देना होगा जहां वो राज्य के बाहर रह रहे हैं। मतलब अपने उस थाने को सूचित करना होगा, उस अपने थाना क्षेत्र को जिसकी सूचना देनी होगी जहां वो रह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ और जो चीज़ें होती है, उन्हें कहा गया है कि जो भी जांच होगी, जब भी बुलवाया जाएगा, उन्हें हर बार उपस्थित होना होगा, और ट्रायल कोर्ट के समक्ष भी जब बुलाया जाए उन्हें उपस्थित रहना होगा। कुल मिलाकर आप जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी बात कही गई है कि अगर जांच में सहयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ एक भी और विषय था कि पासपोर्ट जो था वो भी जमा करने के लिए कहा गया है। तो जो बड़ी बातें हैं, जमानत जिस शर्त पर मिली है, पहला यही है कि प्रदेश के बाहर रहना होगा, अपना पता देना होगा, और अपना पता देने के बाद जब भी ट्रायल कोर्ट बुलवाए या फिर जांच एजेंसी ही बुलवाएं, उसके सामने उपस्थित होना होगा, जांच में पूरा सहयोग करना होगा। तो ये जो पूरा मामला था, इसमें ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी, और करीब 36 लोगों को इसमें अपनी जांच के दौरान इस पर एफआईआर दर्ज की गई थी ईडी के द्वारा। और उसके बाद ये बताया जा रहा है इस पूरे मामले में ईडी की जांच के बाद कि 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई है इस पूरे विषय में, जिसे कि बड़ा कोल स्कैम बताया जा रहा है। तो अब देखिए, ये जब जमानत मिल गई है, हालांकि सशर्त और कड़ी शर्तों के साथ मिली जमानत है,
उसके बाद आगे क्या कुछ होता है। हालांकि बहुत कुछ अभी आगे बचा हुआ है, जैसा बताया जा रहा है। अभी कब तक ये पूरी कार्रवाई पूरी होती है और कोर्ट में ये जब विषय बना हुआ है, उसके बाद जब जांच पूरी होती है, कोर्ट में सारे विषय रखे जाते हैं, कुल मिलाकर चार्जशीट जब पेश की जाती है, उसके बाद जब सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने कुछ विषयों को लिया, तो किसी और भी महत्वपूर्ण विषय पर हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे उनके विभिन्न आयामों की भी, कि ये बातें चर्चा में क्यों हैं। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।